हेलो फ्रेंड्स, जया क्लासेस चैनल में आपका स्वागत है। जया क्लासेस चैनल के माध्यम से आप इस समय पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स और साथ में रीजनिंग के भी कुछ क्वेश्चन हैं। तो मैथमेटिक्स से संबंधित और रीजनिंग से संबंधित आपको कई वीडियोज पहले भी मिल चुके हैं। उन्हीं तरह के क्वेश्चनों का संग्रह इनमें भी किया गया है। तो चलिए हम देखते हैं आज के अपने इन क्वेश्चनों के संग्रह में से पहले क्वेश्चन को। चलिए देखिए, हमारा क्वेश्चन है, आपको दिखाई दे रहा है क्वेश्चन नंबर 1। 63,606 में 6 के स्थानीय मानों का योगफल है। तो देखिए, 6 के स्थानीय मान और आंकिक मान, ये दो चीज आप समझें। अंकित मान या आंकिक मान या स्थानीय मान। स्थानीय मान मीन्स जिस स्थान पर वो हैं। तो यहां 6 की बात अगर की जा रही तो 6 कहां कहां है? ये है इकाई के स्थान पर, दहाई पर 0 है और सैकड़े के स्थान पर 6 है। फिर हजार और 10,000वें के स्थान पर 6 है। तो इसका जो स्थानीय मान होगा वो ऐसे लिखें और उसके बाद जितने अंक हैं उतने 0। ये इस वाले पहले वाले 6 का स्थानीय मान हो गया। इसी प्रकार से अब इस 6 का स्थानीय मान अगर निकालते हैं तो होता है, ये 6 लिखेंगे और उसके बाद 2 अंक है तो 2 0। इसका स्थानीय मान इकाई के स्थान पर है तो इसका हो जाएगा 6। चाहे आप इसको इस तरह लिख सकते हैं, ये इकाई के स्थान पर है तो 1 से गुणा, ये सैकड़े के स्थान पर है तो 6 लिखकर फिर आप 100 से गुणा करें, और ये जो है 10,000वें स्थान पर है तो आप 6 लिखकर 10,000 से आप गुणा करें तो भी यही आएगा। तो आप दोनों तरह से इसको समझ सकते हैं और आसान जो तरीका है वो मैंने आपको बताया। अब क्या करना है, 6 के स्थानीय मानों का योगफल ज्ञात करना है। तो ये क्या है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,000वें स्थान पर था तो 10,000 छक्का 60,000। 60,000 ये और ये 600 हो गया और ये 6, इसका मतलब 60,606 इसका आंसर होना चाहिए। तीनों को हम जोड़ेंगे तो यही तो आएगा, 60,606। ऑप्शन नंबर डी। देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो ये 60,606। ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन के लिए। सबका योगफल ज्ञात करना था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में है, -5/7 में क्या घटाया जाए कि ऋण 2/3 या -2/3 प्राप्त हो। तो ध्यान ये दें कि कुछ घटाया गया है तो ये आंसर मिला है। हम इसको घटा दें, उसमें से तो जो घटाया गया वो निकल आएगा। जैसे हम आपसे कहें कि आप 5 में से 3 घटाएं तो उत्तर क्या आएगा? आप कहेंगे 2। हम कहें कि 5 में से कुछ घटाया गया है और उत्तर 2 आया है, तो आप क्या करें? 5 में से 2 को घटा दें, तो 5 ऋण 2 करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 घटाया गया है। वही यहां पर भी करना है। आप क्या करेंगे? आप जो है -5/7 से घटा देंगे। क्या घटा देंगे? -2/3। बस। अब आप देखिए करेंगे क्या? माइनस, और यहां जो माइनस है, माइनस इंटू माइनस, ब्रैकेट लगा हुआ, यहां इंटू का साइन हो जाएगा, और माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू क्या होता है? प्लस। लेकिन पहले आप इसको नोट कर लें, -5/7 और फिर माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू +2/3। तो चलिए इसी को आप सॉल्व कर लें। 7 और 3 का एलसीएम लेंगे तो आएगा 21। 7 से जब 21 को आप भाग देंगे तो क्या आएगा? 7 से 3 बार जाएगा, 7 × 21। 3 से आप 5 में गुणा करें, 3 पंजे 15, तो ऋण 15 हो जाएगा। और ये 3 से आप 21 को भाग देंगे तो 7 बार, 3 सत्ते 21। 7 से ऊपर 2 में गुणा करेंगे तो 7 दूना धन 14। चलिए अब आप क्या करें? 15 में से 14 घटाएंगे, ये माइनस का है, ये प्लस का है, ये कम है इसलिए घटेगा,
तो बचेगा कौन सा, माइनस का बचेगा, -1/21, यही आपका आंसर होगा। यही घटाया जाएगा तो आंसर -2/3 प्राप्त होगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका राइट ऑप्शन है इस क्वेश्चन के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 500 है, दुकानदार 5% की छूट देता है, तो किस पर देगा? अंकित मूल्य पर छूट देगा। दुकानदार जो छूट देगा वो किस पर देगा? अंकित मूल्य पर। तो विक्रय मूल्य क्या हुआ, मतलब कितने का बेचेगा? तो विक्रय मूल्य हो जाएगा जितने का वो बेचेगा। 500 रुपए को ये 5% अगर छूट दे देगा तो कितने प्रतिशत में बेचेगा? 95% में बेचेगा। 5% घटा दीजिए 100 में से तो कितना हुआ? 95%। वो 95% में उसको बेचेगा। क्या ये जो दिया गया है कोई वस्तु। तो अब इसके बाद जरा देखें, छूट देने के बाद क्या होता है? छूट देता है और फिर भी 25% लाभ कमाता है। मतलब जो इसके बाद, इतना करने के बाद वो जब बेच देता है दुकानदार, तो वो लाभ भी कमाता है। कितना? 25%। 5% छोड़ने के बाद भी उसे 25% लाभ होता है। अब लाभ किस पर होगा? तो लाभ तो जितना का उसने खरीदा होगा, क्रय मूल्य पर लाभ होगा। क्रय मूल्य आपको पता नहीं है, आप क्रय मूल्य जो है पता कर लें, मतलब मान लें, x आपने मान लिया और इसका देखिए उसको लाभ कितना होगा? 25% का लाभ होगा। तो आप ये ध्यान दें, वो मान लो 100 रुपए का खरीदा है। हर चीज का आप दिमाग में रखें कि पहले जो मूल्य है वो 100% है, परसेंट में अगर समझते हैं तो, और 25% लाभ ले रहा है तो कितने पर बेच रहा है? इसका मतलब 25% उसको और मिल रहा है। 100% पर अगर उसने खरीदा है और 25% लाभ लेकर बेच रहा है तो 125% में वो उसको बेच रहा है। आप इस बात का ख्याल रखें। तो क्रय मूल्य गुणा 125%, इसी का 125% आप निकाल लें। तो देखिए 100% पर तो उसने खरीदा, लेकिन 25% पर लाभ पर उसने बेचा, तो 125% पर उसने बेचा, तो ये विक्रय मूल्य हुआ और ये भी विक्रय मूल्य हुआ। तो विक्रय मूल्य तो दोनों सेम होंगे ना, दोनों भाई 5% छूट करके बेचा तो विक्रय मूल्य निकलेगा, और ये भी विक्रय मूल्य हुआ, जितने का खरीदा था उसके हिसाब से लाभ को लेकर जो उसने बेचा उसके हिसाब से विक्रय मूल्य हो गया, तो दोनों विक्रय मूल्य बराबर होंगे। अब आप क्या करेंगे? अब आप इसी को सॉल्व कर लेंगे और वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये देखिए 100 से ये 100 हम काट सकते हैं। अब बात आई 25 से, आप चाहें तो 25 पंजे 125 और 25 दूना 50 और 0। फिर आप देखें 5 एकम 5, 5 चौक 20। अब x की जो वैल्यू आ रही है वो 4 से मल्टीप्लाई कर दें 95 में। 4 पंजे 20 और 4 नवा 36 और 2 38। 380 रुपए का क्या था? x जो आपने माना है क्रय मूल्य, मीन्स लागत मूल्य, जो हमें नहीं दिया रहता है। वस्तु का लागत मूल्य ही हमें ज्ञात करना था, ये हमें नहीं दिया था, और इसी को हमने मान लिया था कि लागत मूल्य x था। तो हमने x को मानकर किया, उससे हमने विक्रय मूल्य निकाला। विक्रय मूल्य इस विक्रय मूल्य के बराबर होगा, और x की वैल्यू निकाल आई कितनी? 380। x हमने क्या माना था? क्रय मूल्य। वस्तु का क्रय मूल्य हो गया 380। ऑप्शन नंबर डी। समझ गए होंगे आप। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, परीक्षा में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 4 है, एक परीक्षा में चार विषयों में प्राप्त कुल अंक 200 हैं। यदि 3 विषयों के प्राप्त अंकों का औसत 48 है तो चौथे विषय में प्राप्त अंक है। देखिए 3 विषय का औसत अंक दिया गया है, 3 विषय का औसत अंक दिया गया है, तो 3 विषय का प्राप्तांक आप निकाल लें। 3 विषय का प्राप्तांक निकालेंगे तो 48 गुणा 3 और 3 अट्ठे 24, 3 चौक 12 और 2 14, 144 अंक हुआ 3 विषय का प्राप्तांक। 3 विषय का प्राप्तांक क्या 144। तो ये कुल कितने विषय का प्राप्तांक है? यह है 4 विषय का प्राप्तांक, और 3 विषय का प्राप्तांक आपको मिल चुका है, तो एक विषय जो बचा हुआ है उसका प्राप्तांक आप ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? चौथे विषय का प्राप्तांक बराबर चारों विषय के प्राप्तांक में से 3 विषय का प्राप्तांक आप घटा देंगे, तो आपको मिल जाएगा 56। यही 56 अंक है चौथे विषय का प्राप्तांक। तो ये आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी में मिल रहा है। तो इस प्रकार से आपके इस क्वेश्चन के लिए आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 56 अंक। चलिए देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि 2 वृत्तों की परिधियों में 3:1 का अनुपात है। देखिए यहां जो अनुपात दिया गया है वो परिधि का अनुपात दिया गया है, और परिधि के लिए फॉर्मूला क्या होगा? वृत्त की परिधि का अनुपात दिया गया है, और परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई r। अब 2 है तो r1 इसको कर लेते हैं अनुपात 2 पाई r2। ये अनुपात दिया गया है हमें 3:1 के अनुपात में। आप जरा ध्यान दें, अनुपात को मैंने कई बार आपको बताया है कि अनुपात का मतलब होता है बटा। अगर ये बटे में है तो आप 2 पाई से 2 पाई काट सकते हैं। इसका मतलब r1 अनुपात r2 बराबर 3:1। ये आप समझ गए कि दोनों त्रिज्याओं का अनुपात क्या हो गया? 3:1। अब आपको क्या ज्ञात करना है? वृत्तों के क्षेत्रफलों में अनुपात क्या होगा? तो वृत्तों के क्षेत्रफल मीन्स पहले वृत्त का क्षेत्रफल का मतलब है पाई r1 स्क्वायर, और चाहे आप बटा लिखें या चाहे आप अनुपात, कह रहा है अनुपात तो आप अनुपात लिखें, पाई r2 स्क्वायर इक्वल टू, आप क्या करेंगे? इसको सॉल्व करें जरा, तो ये देखिए पाई से पाई कैंसिल हो गया, आप यहां लिखें। फिर अब क्या करेंगे? r1 स्क्वायर रेशियो r2 स्क्वायर। ये हम क्षेत्रफल का अनुपात देख रहे हैं। क्या है ये? क्षेत्रफलों का अनुपात। हमने क्षेत्रफल अनुपात निकाला तो क्या? r1 स्क्वायर रेशियो r2 स्क्वायर। तो r1 और r2 रेशियो में है 3:1 के, तो r1 स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर, रेशियो r2 स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर। इनका रेशियो क्या आया? 9:1। ये आपके ऑप्शन में कहीं है, देखिए ऑप्शन नंबर बी 9:1 हो। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, 3 मीटर चौड़े तथा 4 मीटर लंबाई वाले कमरे की फर्श को ढकने के लिए 50 सेमी भुजा वाली कितनी वर्गाकार टाइलों की आवश्यकता होगी? तो देखिए यहां फर्श में टाइल लगाना है, और कमरे का आकार आपको दिया है 3x4। इसका मतलब आप लंबाई चौड़ाई देख रहे हैं अलग अलग है, तो कमरा कैसा है? आयताकार है। अब कमरे का क्षेत्रफल हमें क्या निकालना है? टाइलों की संख्या। तो टाइलों की संख्या बराबर फिलहाल लिखने में समय खराब होता है, लेकिन फिर भी हम समझाने के लिए लिख दे रहे हैं। टाइलों की आपको संख्या निकालनी है, इसके लिए हम क्या करते हैं?
क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, जो कमरे की फर्श का क्षेत्रफल होगा। तो कमरे की फर्श का क्षेत्रफल मीन्स 3 गुणा 4 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और बटा क्या करें हम, एक टाइल का क्षेत्रफल, एक टाइल का क्षेत्रफल, और टाइल किस आकार में है, टाइल जो है 50 सेमी भुजा वाली वर्गाकार है। किस आकार में है, वर्गाकार में। तो वर्गाकार में है तो आप क्या करेंगे, और वर्ग का क्षेत्रफल मीन्स भुजा गुणा भुजा, लेकिन ये 50 सेमी है तो आप 50 सेमी को क्या करेंगे, 50 सेमी को आप बना लेंगे मीटर में, और 50 सेमी को अगर मीटर में बनाएंगे तो क्या करेंगे आप, 50/100 लिख लें। 50/100, 0 से 0, 5 एकम 5, 5 दूना 10, इस प्रकार से लिख सकते हैं। या दशमलव में चाहें तो 2 से 1 को भाग देंगे तो 2 पंजे 10.5 आ जाएगा। आप चाहें तो लिख सकते हैं 0.5 गुणा 0.5, क्योंकि वर्गाकार है तो वर्ग का क्षेत्रफल मीन्स भुजा गुणा भुजा। क्यों, क्योंकि वर्ग में सब चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो भुजा गुणा भुजा मीन्स दोनों भुजाएं बराबर हैं। इसी के क्षेत्रफल से उसके क्षेत्रफल को जब हम फर्श के क्षेत्रफल को भाग देंगे तो टाइलों की संख्या निकल आएगी। अब क्या करें, दशमलव के बाद एक अंक है तो ऊपर एक जीरो बढ़ा दें, नीचे दशमलव खत्म हो जाएगा। यहां भी दशमलव के बाद एक अंक है तो ऊपर एक जीरो बढ़ा दें, खत्म हो गया, नीचे हो गया 5 गुणा 5, दशमलव खत्म हो गया। अब 5 अट्ठे 40 और 5 छंग 30, 8 से 6 में गुणा करें, 8 छंग 48, कुल 48 टाइल लगेंगी। कितनी, 48। ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक वर्ग का विकर्ण a√2 3.2 मीटर है, उसका क्षेत्रफल है, आपको क्षेत्रफल निकालना है। वर्ग का आपको विकर्ण दिया गया है, एक वर्ग है। वर्ग कैसा होता है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, अभी मैं आपको समझा रहा था, जिसकी क्या हो, चारों भुजाएं बराबर हो। और विकर्ण क्या होता है, विकर्ण ये होता है, ये क्या है, विकर्ण है। तो वर्ग का विकर्ण आपको दिया गया है, कितना, 3.2 मीटर। लेकिन वर्ग के विकर्ण का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, a√2, a√2, ये होता है वर्ग के विकर्ण का फार्मूला। तो विकर्ण हमें दिया गया है, इसका मतलब 3.2 मीटर इसके बराबर है। अब हम दोनों ओर अगर चाहें तो वर्ग कर सकते हैं, तो दोनों ओर वर्ग करने पर क्या हो जाएगा कि ये स्क्वायर रूट जो है स्क्वायर में बदलकर खत्म हो जाएगा। दोनों ओर वर्ग अगर करते हैं तो ये हो जाएगा a² और ये हो जाएगा √2 इंटू √2 मीन्स 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3.2 का स्क्वायर। अब आप जरा ध्यान दें, a² इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3.2 को 2 बार बटा 2, ये नीचे आ गया, जो गुणा में था वो भाग में चला जाएगा, क्रॉस डिवीजन में। अब आप जरा देखें, a से 2 से इसको भाग दे रहे हैं तो कितना आएगा, 1.6। और आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, a²। a² का मतलब वर्ग का क्षेत्रफल, ये अपने आप ही है, a² का मतलब वर्ग का क्षेत्रफल। तो a² ही तो है, ये a² की वैल्यू ये दी गई है, इसका मतलब वर्ग का क्षेत्रफल निकल रहा है। आप इससे बस इसमें गुणा कर दें, तो 16 से आप गुणा करें, दशमलव को अभी भूल जाएं और डायरेक्टली आप ऐसे ही गुणा कर दें, तो क्या हो जाएगा, 16 दूना 32 का 2 हासिल 3, और 16 तिया 48 और 3 51। अब जरा देखिए, दशमलव के बाद जो है 51 लिखना चाहिए, मैंने 52 लिख दिया, चलिए 51। हाँ, अब दशमलव के बाद
एक अंक ये है और दशमलव के बाद एक अंक ये है। इसका मतलब दशमलव जो है 2 अंक के पहले लगेगा यहां। तो क्या हो गया, यहां दशमलव लग जाएगा। 5.12 ये आ गया आपका क्षेत्रफल, 5.12 मीटर स्क्वायर। सब में मीटर स्क्वायर होना चाहिए था, गलती हो गई है। क्षेत्रफल हमेशा वर्ग मीटर या फिर मीटर स्क्वायर आप लिख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमें मिल रहा है, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है एक्स स्क्वायर प्लस 3√2x प्लस 4 के गुणनखंड है। इसके गुणनखंड आपको बताने हैं क्या होंगे। तो चलिए जरा गुणनखंड आप कर लें। 4 से गुणा करेंगे, यहां कुछ नहीं है, 1 है, तो 4 एकम 4 और 4 का खंड करें। 2 दूना 4, 2 एकम 2, खंड आया 2 गुणा 2। आपको लाना क्या है, बीच में है 3√2, 3√2 आपको लाना है। तो 3√2 कैसे आएगा इसको समझिए जरा। आप जरा ध्यान दें कि अगर हम इसको 2 इंटू √2 में तोड़ लें, मतलब 2 को √2 इंटू √2 में तोड़ सकते हैं हम। और अब जरा देखिए, ये 2 पार्ट हो जाएंगे √2 और ये तीसरा पार्ट जो है हम √2। इस प्रकार से गुणा होने पर तो सेम हो जाएगा 4 ही। अब इन 2 पार्ट से हमें क्या मिल सकता है, 3√2 मिल सकता है। कैसे, 2√2 में एक √2 जोड़ेंगे तो 3√2 हो जाएगा। तो चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। कैसे करेंगे सॉल्व, एक्स स्क्वायर प्लस 2√2 प्लस √2, 3√2 की जगह पे हम क्या लिख रहे हैं, ये जो हमने देखा भी, 2√2 प्लस √2 इंटू एक्स प्लस 4। बस अब आप इसी को सॉल्व कर लें। एक्स स्क्वायर प्लस 2√2x प्लस √2x प्लस 4 पार्ट अलग अलग कर लीजिए। इन आप ले लें, तो x आप ले सकते हैं दोनों में से, x प्लस 2√2, इन दोनों पार्ट को आप लेते हैं तो दोनों में आपको सिर्फ √2 मिलता है कॉमन। बीच में प्लस है तो आप ये प्लस यहां लगाएंगे। √2 आप कॉमन अगर लेते हैं तो x बचेगा प्लस 4 का मतलब ये और 4 का मतलब ये भी। तो आप जरा देखें, अगर √2 से भाग देंगे तो एक √2 कट जाएगा, बचेगा क्या, 2√2 बचेगा। इसका मतलब 2√2 ऐसे आप कर सकते हैं। अब आप ध्यान दें कि ये देखिए दोनों में जो है सेम है, तो दोनों में से हमने इसको कॉमन ले लिया, x प्लस 2√2। कॉमन लेने का मतलब इससे हम उसको भाग दे रहे हैं। बचेगा क्या, इसमें x बचेगा प्लस √2 बचेगा। ये 2 इसके पार्ट हो गए, गुणनखंड 2 है। अब आप आंसर अपना मिला लीजिए, x प्लस 2√2 और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस √2। तो देखेंगे ऑप्शन नंबर बी आपका राइट ऑप्शन होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। एक संतरे का मूल्य 2.5 रुपया है, 3.5 दर्जन संतरों का मूल्य क्या होगा। अब आपको यहां ध्यान कुछ नहीं देना है, सिर्फ एक ही बात ध्यान देना है कि 2.5 रुपया कैसे हम लिखेंगे और 3.5 दर्जन को हम कैसे समझेंगे। यही आपको समझना है और कुछ ज्यादा इसमें समझना नहीं है, क्योंकि एक का मालूम है और ज्यादा का पूछेगा तो हम गुणा करेंगे। एक संतरे का दिया गया है दाम और ज्यादा का चाहे जितने का पूछ ले तो हम गुणा करेंगे। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। एक संतरे का मूल्य कितना है, 2.5 रुपया का मतलब 2 रुपया 50 पैसा, इस तरह समझ लें। और 3.5 दर्जन, तो हमने कहा ना एक का दिया ज्यादा पूछ रहा तो हम गुणा करेंगे। 3.5 दर्जन का मतलब क्या हुआ, 3.5 पहले आप लिखना सीखें, ये हो गया 3.5, लेकिन ये क्या है, दर्जन है, 3.5 दर्जन। अब आप ध्यान दें, दर्जन है तो एक दर्जन में कितनी वस्तुएं होती हैं, 12।
तो 3.5 दर्जन में कितनी होंगी? तो 3.5, 1 दर्जन का दिया, एक का है, ज्यादा पूछ रहा है, तो हम गुणा करेंगे। 1 दर्जन का 3.5, नहीं, 1 दर्जन में 12 वस्तुएं, तो 3.5 दर्जन में, तो 3.5 गुणा 12 वस्तुएं। तो अब दर्जन को हम हटा दें और दर्जन को खत्म करके इसको वस्तुओं में बदल दें। वस्तुओं में बदलने के लिए हमें क्या करना होगा? 12 से गुणा कर देना है। चलिए, अब वस्तुएं हो गया, अब दर्जन में नहीं रहा ये। इसी को आप सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा 2.50 गुणा 2 तिहाई 6 धन 1 मीन्स 7/2 गुणा 12। इसी को सॉल्व करें। 2 1 2, 2 6 12। अब आप गुणा कर लें और 7 से इसको गुणा कर लेते हैं। चलिए, या चाहे 7 6 42 कर लें, फिर 25 से गुणा करें। 2.5, चलिए हम ऐसे ही कर लेते हैं। 7 से 0 और 7 पंजे 35, 5 से 3, 7 दूना 14 और 3 17.2 के पहले गुणा 6। 6 से गुणा करिए। 6 0 0 और 6 पंजे 30 का 0 हासिल 3, 6 सत्ते 42 और 3 45 से 5 हासिल 4, 6 एकम 6 और 4 10। 105 दशमलव के बाद 2 अंक है तो यहां दशमलव बच जाएगा। तो आ गया कुल मिलाकर आपका आंसर 105 रुपया। 105 रुपया होगा 3.5 दर्जन संतरों का मूल्य। या फिर आप इसको दूसरे तरीके से भी अगर चाहते तो आप कर सकते थे। आप जानते हैं कि 1 दर्जन में कितने होते हैं? 1 दर्जन में होते हैं 12। तो 3 दर्जन में 12 तिया 36 और आधा दर्जन में 1/2 है ना, तो आधा दर्जन का मतलब 6। तो जब 12 तिया 36 और 6 42, आप 42 से गुणा कर देते 2.50। चाहे आप यहां भी कर सकते थे या फिर यहां भी आप कर सकते थे। 6 से 42 से आप इसमें गुणा करते, बात तो वही है। समझ गए होंगे ना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है एक संख्या के 3 गुने। देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन होते हैं। इस तरह के क्वेश्चन को बड़े आसानी से आप कर सकते हैं। एक संख्या, अब एक संख्या क्या आपको पता ही नहीं है, x मान लिया आपने। संख्या के 3 गुने, गुना 3, गुणा 3 आपने कर दिया, में से 15 घटाया जाए, 15 घटाइए, इसमें से घटाया जाता है तो प्राप्त होता है उत्तर कितना? 120। वही आप लिख दें, जैसा कहे वैसा ही लिखते चले जाए, आपका सारा काम आसान हो गया। x गुणा 3 बराबर 120, ऋण 15 जब पक्षांतर करके आप लाएंगे दाहिनी ओर तो हो जाएगा धन 15, और ये कितना हो जाएगा? 135 हो जाएगा। तो x की जब वैल्यू आप निकालेंगे तो जो गुणा में है वो क्या होगा? भाग में चला जाएगा, नीचे 3। आप 3 से इसको भाग दें, 3 चौक 12, 1 बचेगा तो 15 हो जाएगा, 3 पंजे 15। x की वैल्यू आ गई 45, 45। संख्या क्या है? 45, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है रीजनिंग से भी संबंधित और मैथ से भी संबंधित। तो आगे जो 10 के बाद क्वेश्चन होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? रीजनिंग से संबंधित। चलिए आगे बढ़ते हैं। कमलेश पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चला। अब ध्यान ये देना है कि जब हम ऑन पेपर कागज पर जब दिशा को दर्शाते हैं तो वो हम कैसे करते हैं? इस प्रकार से। ये क्या होता है? नॉर्थ मीन्स उत्तर, ये क्या होता है? साउथ मीन्स दक्षिण, और ये क्या हो जाएगा? ईस्ट मीन्स पूर्व, और ये वेस्ट हो जाएगा पश्चिम। अब आप ध्यान दें कि हमें करना क्या है, जैसा क्वेश्चन में कह रहा हूं वही करना है। कमलेश पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चला। मान लो यहां से चलना शुरू करता है कमलेश। कहां से? इस पॉइंट से यहां शुरू करता है। किधर चल रहा है? पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर। तो यहां से पश्चिम ये है 3 किलोमीटर।
इसके बाद क्या होता है, दाईं ओर मुड़ गया, तो दाहिना इसका कहां होगा, अब इसका दाहिना इधर होगा, इधर मुड़ गया, वह फिर 2 किलोमीटर चला, तो यहां से 2 किलोमीटर चलो चल लेते हैं, 2 किलोमीटर। फिर क्या कर रहा है, वह बाईं ओर, अब इसका दाहिना ये हो गया, ये बायां हो गया, बाईं ओर मुड़ रहा है और 5 किलोमीटर चलता है, तो बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर ये चल गया, 5 km। इसके बाद क्या कर रहा है, वह पुनः बाईं ओर मुड़ जाता है, तो ये दाहिना हो गया, ये दाहिना और ये बायां, तो बाईं ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है, मतलब 2 किलोमीटर ऐसे आया। अब देखिए जरा, ये कितना है, 2 किलोमीटर। चलो इधर आ गया। कमलेश आरंभिक स्थान से किस दिशा में है, तो देखिए जरा, ये आरंभिक स्थान था, दिशा कौन सी है, पश्चिम। अब भी वो कहां है, पश्चिम में ही तो है, अब भी तो उसी दिशा में है, पश्चिम में ही, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिम, ऑप्शन नंबर सी। समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, इस वेन रेखाकृति में उन व्यक्तियों की संख्या दर्शाई गई है जो तेलुगु, हिंदी व अंग्रेजी बोल सकते हैं। अब ध्यान इस बात का देना है कि आपको इस वेन आरेख को समझना है। तेलुगु, हिंदी और अंग्रेजी बोलने वाले व्यक्ति हैं। उन व्यक्तियों की कुल संख्या बताएं जो तीनों भाषाओं को बोल सकते हैं। अब तीनों भाषा, ये तो देखिए जरा, ये तेलुगु वाले हैं, तेलुगु वालों के लिए ये फिगर बना हुआ है, समझ गए आप। और ये हिंदी वाले हैं, हिंदी वालों के लिए ये गोला बना हुआ है। और अब जो हैं तीसरे अंग्रेजी वाले, वो ये हैं, ये अंग्रेजी वाले हो गए। तो आप देखिए कि इन तीनों भाषाओं को बोल सकने का मतलब जो तीनों में शामिल हो, तो तीनों में कौन शामिल है, देखिए तीनों में का मतलब ये पार्ट तो इतना अलग हो गया, इतना पार्ट ये तीनों में नहीं है, ये पार्ट भी अलग हो गया, ये भी नहीं है, और ये पार्ट भी अलग हो गया, ये भी नहीं है। जो बीच में बचता है वो बच रहा है ये पार्ट। अब बात ये है, इसमें भी ये जो 12 नंबर जो आपको दिखाई दे रहा है, इसमें देखिए 2 गोलों के ही बीच है, तेलुगु वाले और हिंदी वाले के बीच में, 2 के बीच में ये है। जबकि ये 9 संख्या जो है, इसमें तीनों गोले आ रहे हैं, मतलब हिंदी वाला भी देखिए पहुंच गया, तेलुगु वाला भी ये पहुंच रहा है और अंग्रेजी वाला भी पहुंच रहा है। तो तीनों के बीच में क्या है, तीनों के बीच में है 9, तीनों के बीच में क्या है, तीनों के बीच में 9 है। समझ पा रहे होंगे आप, ये पार्ट जो है तीनों के बीच में है, इतना पार्ट। तो ये क्या होगा, यही जो है तीनों के बीच में है, तो तीनों भाषाएं बोलने वालों की संख्या यही है, मीन्स 9। अब आप अपना ऑप्शन चेक कर लें, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट ऑप्शन होगा। समझ गए होंगे आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, ये एक सीरीज दी गई है और इस सीरीज में कुछ अंक रखे गए हैं जो किसी क्रम में रखे गए होंगे। इस हिसाब से आप इसको समझकर बताएं कि क्वेश्चन मार्क जो है, मतलब जहां पर क्वेश्चन मार्क है यहां पर क्या होना चाहिए, यह आपको बताना है। तो आप जरा समझें
कि देखिए जरा 6 है, 11 है, 19 है, फिर क्या हो रहा है 7 12 20, फिर 8 13 21 होना चाहिए, फिर 9 14 22। क्रम तो सही है ना? इसका मतलब 3 3 का क्रम लेकर चल रहे हैं। ये 3 जो हैं 3 का ग्रुप लेकर और एक एक प्लस करके चल रहे हैं। एक प्लस किया इसमें, एक प्लस किया इसमें, एक प्लस किया इसमें, तो अगला जो 3 का ग्रुप बना क्या बना? ये मतलब 6 से 7 हो गया, और 6 से 1 जोड़कर 7, 11 से 1 जोड़कर 12, 19 से 1 जोड़कर 20। तो अगला भी क्रम फिर ऐसा ही होना चाहिए। अगले क्रम को जरा हम देखें तो 8 और खाली स्थान और 21 है। क्या आगे भी वो प्रक्रिया चल रही है? इसको चेक करने के लिए 7 से ये 8 हुआ, और ये 12 से होना चाहिए 13, लेकिन यहां क्या होगा ये हमें बताना है। और ये 20 से 21 हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। इसका मतलब क्रम यही सही होना चाहिए। लेकिन अभी हम और आगे चेक कर लें कि क्या ये प्रक्रिया आगे भी चल रही है, अन्यथा ये गलत हो जाएगा फिर। तो अगला जो ग्रुप है 3 का वो ये है। अब आप जरा चेक करें कि अब जो प्रक्रिया है क्या वैसी ही है आगे। तो 8 में 1 जोड़कर 9 हुआ है, 8 में 1 जोड़कर 9, और ये 13, तो 13 में 1 जोड़िए तो 14, बिल्कुल, और इसके बाद 21 में 1 जोड़िए तो 22। हमें तो मिल रहा है, इसका मतलब क्रम यही होना चाहिए। इसका मतलब इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर जो संख्या होनी चाहिए वो होनी चाहिए 13। हमारा आंसर क्या होगा? 13, 13, ऑप्शन नंबर सी। समझ गए होंगे आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, दी हुई श्रेणी का अगला पद क्या होगा? श्रेणियों में क्रम को समझना होता है, और आप क्रम को समझ लेंगे तो फिर आप आंसर तुरंत दे देते। चलिए जरा देखिए, क्रम को समझने के लिए पी क्यू और पी क्यू, पी क्यू आर एस टी। तो देखिए पी क्यू और आर एस, फिर टी यू, फिर उसके बाद एस टी यू, वी और डब्ल्यू होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वी और डब्ल्यू, वी और डब्ल्यू। देखिए क्यों दो दो क्रम में आगे बढ़ रहे हैं ना, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू। ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब जरा ध्यान दें कि क्या इन दो से ही हम चाहे तो अपना आंसर चेक कर सकते हैं। आंसर में हम देखें जरा, वी डब्ल्यू कहीं है तो ये हमें पहले ही मिल रहा है, और तो कहीं नहीं है। वी एक्स है, यू वी है, नहीं है कहीं, तो यही हमारा ऑप्शन सही है। चाहे तो हम और आगे भी देख सकते हैं। अब देखिए एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, वाई जेड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वाई और जेड। तो ये देखिए यहां शामिल है। इसका मतलब जो हमने समझा, जो हमने अनुमान लगाया वो बिल्कुल सही है। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा वी डब्ल्यू वाई जेड। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। चलिए देखते हैं। यहां भी हम देखें, एक निश्चित कूट कोड भाषा में प्रेजेंटेशन लिखा हुआ है, PRESENTATION। इसी को क्या कर रहे हैं?
REPSENTATION लिखा जाता है। अब जरा देखिए कि इसमें जो ये परिवर्तन कर रहे हैं वो परिवर्तन देखिए SENTATION वही है, SENTATION वही है। इतना पार्ट जो है ये नहीं बदल रहे हैं, इतना पार्ट जैसा का तैसा इन्होंने रखा। परिवर्तन कहाँ किया है? परिवर्तन किया है ये 3 अक्षरों में, PRE। और इसमें इन्होंने क्या परिवर्तन किया? ई को बीच में रख दिया, मतलब तीसरे वाले को दूसरे स्थान पर, और P को देखिए P को कहां ले जा रहे हैं? P को इसकी जगह पर और E को इसकी जगह पर और R को सबसे पहले। मतलब ये पहला, दूसरा और तीसरा नंबर था। तो इन्होंने किया क्या? इन्होंने किया दूसरे नंबर को नहीं R पहले रखा। इसका मतलब यहां क्या किया? इन्होंने दूसरे नंबर को पहले रखा और उसके बाद तीसरे नंबर को रखा, फिर पहले नंबर को। ये परिवर्तन इन्होंने किया, मतलब दूसरा, तीसरा और पहले के क्रम में रखा और उसके बाद वाले पार्ट को जैसा का तैसा ही रहने दिया। अब यहां भी आप क्या देखें, यही प्रक्रिया अपनाने पर हमें कोई ऑप्शन मिल रहा है? तो चलिए देखते हैं। यहां भी आप 3 ले लीजिए, 3 को, और सबको जरा देखिए मेंडेशन हो जाएगा। यह है कमेंडेशन। और इसमें से अगर आप COM को अलग कर लेते हैं 3 अक्षरों को, तो ये बचता है मेंडेशन। अब मेंडेशन देखिए शामिल है कहीं, तो मेंडेशन यहां भी शामिल है, मेंडेशन यहां भी शामिल है, और तो नहीं है। तो इन्हीं दो में से कोई आपका आंसर होगा। लेकिन क्रम जो होना चाहिए, क्या होना चाहिए? क्रम ये होना चाहिए कि दूसरा, तीसरा, फिर पहला। क्या होना चाहिए? दूसरा, तीसरा और पहला। तो देखिए दूसरा, तीसरा, पहला के लिए क्या करेंगे? ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। तो दूसरा, तीसरा, पहला मीन्स पहले O, तो O आ गया। तीसरा मीन्स M और पहला मीन्स C। तो हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा OMC। समझ गए होंगे, OMC मेंडेशन, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन के लिए। समझ में आ गया होगा। मैंने आपको अच्छे से समझाने का प्रयास किया है, और आप अगर इसे 1 से 2 बार देख लेंगे, अगर कहीं कुछ असमंजस है तो आप दोबारा देखें, निश्चित ही आप समझ जाएंगे। और बहुत ही आसान तरीके से मैंने समझाने का प्रयास किया है। तो इस हिसाब से मैंने आपको 10 मैथमेटिक्स के क्वेश्चन और 5 जो है रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व कराए। आज अगर इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन हैं आपको अच्छे लगते हैं तो आप अपने मित्रों को भी शेयर करें, ताकि उनको भी इसका लाभ मिले। और थोड़ा सा वीडियो शेयर होता है, व्यू बढ़ते हैं, तो हम लोगों का थोड़ा सा मनोबल बढ़ता है। तो इसलिए जो संभव हो वो आप कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।